एक डर तो ये रहेगा ही, क्योंकि सरकारों में बनती जब सरकारें हैं, तो हमेशा ही एक बहुसंख्यक, एक शक्तिशाली समूह ही राजनीतिक शक्ति को अर्जित करता है। फिर वो यूएन की बात ले लो या आप किसी और संस्था की। आंसर आना चाहिए था ओनली सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप गलती कर सकते हैं, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ चीज़ों को थोड़ा उस डायरेक्शन में सोचना कठिन होता है। तो यहाँ चल जाएगा कि ठीक है, आपने ए लगाया, बी लगाया, सी, डी लगाया। एक और सवाल ट्राई करिए। स्टेट में शुड रेलवे इन इंडिया बी प्राइवेटाइज्ड इन फेज्ड मैनर? शुड रेलवे इन इंडिया बी प्राइवेटाइज्ड इन फेज्ड मैनर? क्या भारत में रेलवे को क्रमिक रूप से निजीकृत कर देना चाहिए? क्या भारत में क्रमिक रूप से रेलवे का निजीकरण कर देना चाहिए? क्या भारत में क्रमिक रूप से रेलवे का निजीकरण कर देना चाहिए? शुड रेलवे इन इंडिया बी प्राइवेटाइज्ड इन ए फेज्ड मैनर? क्या भारत में रेलवे का क्रमिक रूप से निजीकरण कर देना चाहिए? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, तर्क पहला, यस। हाँ, दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग इन कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस टू पब्लिक। हाँ, केवल इसी प्रकार से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग इन कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस टू पब्लिक। हाँ, केवल इसी प्रकार से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। आर्ग्यूमेंट नो, दूसरा आर्ग्यूमेंट नो, नहीं। दिस विल पोज ए थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, नहीं, इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। नो, दिस विल पोज ए थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, नहीं, इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। प्लीज, बढ़िया सिंपल सवाल है। अब आप लोग इसमें सही सोचे, मैं ये उम्मीद करता हूं एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते कि आपकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोगों ने आंसर बिल्कुल सही लगाया है। आंसर आना चाहिए, दोनों ही आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से बकवास है। क्या केवल इसी तरीके से क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है? क्या इसी तरीके से प्रतिस्पर्धी माहौल बनाया जा सकता है? हम कहेंगे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए तरीके हैं कि आप अपनी सर्विस बेटर करें। और दूसरा, इसमें नेशनल सिक्योरिटी का क्या नुकसान आ गया? इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कौन सा खतरा हो जाएगा? दोनों ही बातें बकवास हैं, दोनों ही तर्क पूरी तरह से गलत हैं। तो इस इतने टाइप के सवाल इस तरीके के चैप्टर में आते हैं। अच्छी बात बस आप लोगों के लिए यह है कि अभी तक यूपीएससी ने एक भी सवाल इसमें नहीं पूछा है, लेकिन संभावनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस भी दिन यूपीएससी को लगेगा कि हाँ, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, 8-10 सवाल एक ही वर्ष में पूछ सकती है। जैसे कि हमने देखा है कि यूपीएससी ने ऐसा कई बार किया है कि एक ही टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। तो पहला टॉपिक हमने देखा था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। लिखिएगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाहियां। इसी को हम डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं, निर्णय निर्माण भी कह सकते हैं। ये स्टेट पीसीएस में आता है, आज भी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आता है। और ये यूपीएससी ने 2011 में पूछा, 12 में पूछा, 13 में पूछा, उसके बाद बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि अभी भी सिलेबस में मेंशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी का सवाल कभी भी दे सकती है। यूपीएससी ने इसे शायद इसलिए बंद किया होगा क्योंकि एक तो इस पर माइनस मार्किंग नहीं होती थी पहले, और इसमें दो आंसर यूपीएससी एक्सेप्ट कर लेती थी। मतलब एबीसीडी में से मान लीजिए यूपीएससी ने आंसर दिया सी और डी, तो यदि आपने सी लगाया तो भी नंबर मिल जाते हैं, यदि आपने डी लगाया तो भी नंबर मिल जाते थे। तो बहुत चांसेस होते थे सही हो जाने के। हाँ, लेकिन अब ये सवाल आने लगे हैं एथिक्स नामक पेपर में, पेपर 4 में, केस स्टडी के नाम से, जहां आपको पूरा एक केस समझाया जाता है, बताया जाता है कि देखो भाई, यदि ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे। तो वैसे तो केस स्टडी में इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की बातें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके की चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जब भी आपको कहीं डिसीजन लेना होगा, कहीं भी आपको डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन लेते समय आपको डिसीजन किन सिचुएशन में लेना है, किन परिस्थितियों में लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स जनरली डिसीजन दो सिचुएशन में लेने होते हैं, या तो नॉर्मल और फेवरेबल, या एबनॉर्मल और अनफेवरेबल। सामान्य और अनुकूल स्थिति में, या असामान्य और प्रतिकूल स्थिति में। एबनॉर्मल का मतलब क्या होगा भाई, लिखते चलेंगे सभी लोग। एबनॉर्मल का मतलब होता है जैसे किसी जगह पर फ्लड, बाढ़ आ रही है और आपको निर्णय लेना है, किसी जगह अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है और निर्णय लेना है,
किसी जगह दंगे हो रहे हैं और निर्णय लेने हैं, किसी जगह पर इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं और निर्णय लेने हैं, किसी जगह पर डिजास्टर आ गया है, आपदा आ गई है, पेंडेमिक आ गया है और निर्णय लेना है। तो जहां पर भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसे हम कहें कि भाई ये सिचुएशन बुरी स्थिति है, जैसे कई बार दुर्घटना हो गई है और ऐसी सिचुएशन में निर्णय लेना है, तो हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप एक बेस्ट डिसीजन लेंगे। ऑब्वियसली स्ट्रेस है, तनाव है, कई सिचुएशंस होती हैं। दैट मीन्स हम ये उम्मीद नहीं करते कि आप बेस्ट डिसीजन लेंगे, लेकिन ऐसा डिसीजन जरूर लेंगे जो क्विक रिस्पॉन्स है, जो इमीडिएट रिजल्ट दे, जो जल्दी प्रतिक्रिया दे, जो जल्दी से कुछ समस्या को हल करके दिखा दे। मतलब इमीडिएट रिजल्ट देगा। वो भले ही एक हार्ड डिसीजन हो सकता है, वो कठोर निर्णय हो सकता है, वो टेम्पररी डिसीजन हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि कठोर डिसीजन भी हो सकता है, वो टेम्पररी भी हो सकता है। उसका केवल एक कारण है कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी डिसीजन लेने में देरी हुई तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बेस्ट डिसीजन लेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन देंगे, स्थायी समाधान देंगे और डिसीजन सॉफ्ट होंगे, मतलब कठोर निर्णय नहीं लेंगे। ऐसे निर्णय होंगे जो स्पष्ट करेगा कि डेमोक्रेसी में चीजें चल सकती हैं। तो पहला पॉइंट, जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यूपीएससी ने 2011 में एक प्रश्न दिया था। वो प्रश्न कुछ ऐसा था कि आप एक ऑफिसर है, किसी फ्लड एरिया में, किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शॉर्ट नोटिस पर आपको नौकाएं, बोट रेंट पर लेने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि जो भी व्यक्ति फंसे हुए हैं, जो भी लोग फंसे हुए, मतलब दैट मीन्स जो फ्लड में अभी भी बचाए जा सकते हैं, उन लोगों के लिए नौकाएं भेजी जा सके। जब आप ऑनर के पास पहुंचते हैं तो ऑनर भेजी गई कीमत से 3 गुना प्राइस की डिमांड कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए दिया गया था कि आप उनकी प्राइस को मान लेंगे क्योंकि आपको लोगों की जान बचानी है। ऑप्शन बी दिया गया था कि आप अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। ऑप्शन सी दिया गया था कि आप अपने प्राइस पर अड़े रहेंगे, आप अपने प्राइस पर ही फिक्स रहेंगे क्योंकि आपके पास उतना ही पैसा है। और ऑप्शन डी दिया गया था कि आप उन्हें थ्रेट, धमकी देंगे कि आप उनका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। तब आप क्या चुनते? तो जैसे मैं देख रहा हूं कि 43% ए कह रहे हैं, 29 बी कह रहे हैं, 5% पर है सी लोग और धमकी वाले लोग। आइए जरा समझिए। सबसे पहले तो फ्लड का एरिया मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो जो महोदय सी लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है सीनियर तुम्हारे कोई बड़े भाई हैं जो फोन लगा के पूछ लोगे, कहोगे कि हाँ दे दूं? हो सकता है सीनियर हाँ भी करे, बाद में मुकर जाए। पूरी ऑफिशियल कार्रवाई करनी होगी और उतना टाइम नहीं है। तो एक तो जो लोग प्राइस पढ़ रहे हैं वे तो बिल्कुल मूर्खता कर रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे तो भाई लोगों की जान चली जाएगी, तुम पैसों की बात कर रहे हो। कुछ लोगों की जान चली गई और मीडिया वाले आ गए ना, तो फिर हालत खराब हो जाएगी कि भाई क्या देश में लोगों की जान बचाने का भी पैसा नहीं है। जो लोग सीनियर से पूछने की बात कर रहे हैं वो भी मूर्खता कर रहे हैं कि अनफेवरेबल सिचुएशन में इतना टाइम थोड़ी है कि सीनियर से ऑफिशियल कार्रवाई पूरी करवा ले। यूपीएससी ने उत्तर ए और डी दोनों दिया था। यूपीएससी ने उत्तर ए और डी दोनों दिया था, लेकिन कोई एक ज्यादा बेटर चुनना हो तो उसका कारण है ऑप्शन डी। देखो वर्तमान में स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसे कहते हैं, स्मार्ट गवर्नेंस उसे कहते हैं जो मिनिमम रिसोर्स में रिजल्ट लाके दे। भाई बाढ़ के परिस्थितियों को देखते हुए नौका मालिक ज्यादा कमाई का सोच सकते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जान है। आप ट्राई तो करते हैं, आप थ्रेट देते, ऐसी परिस्थिति में ऑफिसर बनाकर भेजा था तो आप ट्राई करते, प्रयास करते कि शायद तुम्हें मिल जाए। मुझे बताओ एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पिताजी ने कहा तुमसे कि जाओ बेटा चेयर लेकर आओ, कुर्सी लेकर आओ, और 500 रुपए की कुर्सी आपके पिताजी ने बोल दिया, दुकानदार ने 1500 मांगे तो दे दोगे? अब आप कहोगे कि नहीं सर घर का पैसा है। तो देश का पैसा भी घर का ही पैसा है मेरे लाल लालियो। तुम प्रयास तो करो, ट्राई तो करो, कुछ तो सौदेबाजी करते, धमकी देते, नहीं मानते तो अंतिम विकल्प पैसा बढ़ाने का ही। पर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए टी की, क्योंकि परिस्थितियां खराब है। और फिर ए। अब मैं थोड़ा परिस्थितियां बदल रहा हूं। मान लीजिए कि आप अपने जिले में डीएसपी के पद पर तैनात हैं और आपको ड्रेस कोड मतलब बदल चुका है राज्य में पुलिस का, तो जो आपके अंडर में पुलिस कर्मचारी है उनके लिए ड्रेस खरीदने का, ड्रेस या कपड़ा खरीदने का आदेश आया है। लेकिन आप देखते हैं कि जो आदेश आया उसमें जो कपड़े का प्राइस है वो मार्केट से बहुत ही कम है। जब आप मार्केट में गए तो मार्केट में कपड़े का प्राइस 3 से 4 गुना है। अब आप क्या करेंगे? वही 4 ऑप्शन है कि आप उनकी प्राइस मान लेंगे, ऑप्शन बी आप सीनियर से कंसल्ट करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे, ऑप्शन सी कि आप अपने प्राइस पर अड़े रहेंगे, और ऑप्शन डी कि आप उन्हें धमकी देंगे कि पहचानते हो तुम्हारे जिले के कप्तान है हम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, निर्णय बदल गए अब आप लोगों के। पर कुछ मूर्ख लोग हैं जिन्हें यूपीएससी करना वरना है नहीं, बस घर वालों ने नाम डाल दिया, मस्तिष्क विकसित हुआ नहीं है और चले आईएएस बनने। मतलब ये कौन गधे हैं? 10% गधे लोग हैं। यहाँ भी, वहां तो सी गलत था ही, यहाँ भी सी लगा रहे हैं। और धमकी वाले लोग तो महामूर्ख हैं। यहाँ तुम शक्ति का प्रयोग कराओगे,
कि हाँ हम तुम्हारे जिले के, इसका मतलब तुम अच्छी मानसिकता के व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग अगर बड़े पद पर बैठे तो तुम बदले की भावना में काम करने वाले लोग बनोगे। परिस्थितियां बदल चुकी है और ऐसी परिस्थितियां नहीं कि ड्रेस पहनने के लिए नहीं है पुलिस वालों के पास। आपका केवल एक ही निर्णय होगा कि हम सीनियर के पास कोई लिखित कार्रवाई करवाएंगे कि महोदय हमें इस रेट पर कपड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा है, यदि आप हमें उपलब्ध करा सकते हैं तो उपलब्ध कराएं, अथवा हम जो नई रेट भेज रहे हैं उस पर नए कागजात बनाकर दीजिए। मेरे हिसाब से तो सी और डी चुनने वालों ने तैयारी बंद कर देनी चाहिए, बड़ी होने लगे, क्योंकि आपका दिमाग वो सोच नहीं पा रहा है जो एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए जरूरी है। मतलब कुछ तो सोच समझ कर निर्णय लो, कुछ तो सोच समझ कर निर्णय लो। कहीं भी धमकियां नहीं दी जा सकती मेरे लाल। तो जो मैं सिचुएशन बता रहा था कि सामान्य सिचुएशन है तो बेस्ट सिचुएशन लीजिए, परमानेंट लीजिए, सॉफ्ट डिसीजन लीजिए। लेकिन सिचुएशन खराब है तो बेस्ट हम नहीं सोचते, लेकिन तत्काल रिजल्ट आएगा, कठोर भी चल जाएगा, टेम्पररी भी चल जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखना थ्योरी का, कठोर निर्णय केवल विकल्पहीनता में चुने जाए। हार्ड डिसीजन ओनली टेक इन ऑप्शनलेस सिचुएशन। कठोर निर्णय केवल विकल्पहीनता में चुने जाए। हार्ड डिसीजन ओनली टेक इन द ऑप्शनलेस सिचुएशन। मतलब कठोर निर्णय आप केवल तभी लेंगे जब आपको ये तय हो जाए कि ऑप्शनलेस सिचुएशन है, कोई और विकल्प बचा ही नहीं है, अब ये एक ही विकल्प बच गया है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने राज्य में विधानसभा की सुरक्षा के सबसे बड़े अधिकारी हैं। आपके पास एक पूरा पुलिस फोर्स है जो विधानसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है। एक लोकल पॉलिटिशियन है जो अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ रैली लेकर आ रहा है और वह ये तय करना चाहता है कि वह आज विधानसभा में अपना एक बिल पारित कर देगा। मतलब वो विधानसभा में प्रवेश का पूरा प्लानिंग करके आया है। आप सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हैं और वह अब आपके नजदीक पहुंच चुका है। आपने चेतावनी जारी कर दी है कि आप इससे आगे न बढ़े, क्योंकि सुरक्षा का दायित्व मेरे पास है और मैं आपको इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप चाहे तो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर आंदोलन इस सीमा तक कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे मैं आपको बढ़ने की अनुमति नहीं देता। नेता ने कहा तुम्हारे जैसे कई अधिकारी आए और गए, अब आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, आप गोली चलाने का आदेश देंगे। ऑप्शन बी, आप लाठीचार्ज का आदेश देंगे। ऑप्शन सी, आप गिरफ्तारी का आदेश देंगे। ऑप्शन डी, आप अश्रु गैस या पानी की बौछार ऐसा आदेश देंगे। निर्णय सोच समझ के लेना, नहीं तो फिर मेरे कठोर शब्द भी सुनने के लिए तैयार रहना। बहुत बढ़िया। पर मुझे अफसोस है कि ये जो 1% लोग गोली चलाने की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जनरल डायर और इनमें कोई अंतर नहीं है। और एक बात तो मैं कहूंगा कि जनरल डायर इनसे इसलिए बेटर है क्योंकि वो तो दूसरे देश के लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे रहा था, ये तो अपने ही देश के लोगों पर गोली चलाने की बात कर रहे हैं। इतना जल्दी एग्रेशन, नेता तो कुछ भी कहते रहेंगे, पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, नेता तब तक नेता जब तक भीड़ है, भीड़ खत्म नेता खत्म। तो पानी की बौछार, अश्रु गैस से पहले भीड़ को बिखेरने की कोशिश करो। अगर भीड़ बिखेर नहीं पाती तो गिरफ्तारी का आदेश दो। यदि ये दोनों विकल्प काम नहीं कर पा रहे हैं तो लाठीचार्ज का आदेश दो। पर कोशिश करो, मुझे बताओ अगर तुम्हें ऐसे निर्णय लेने में दिक्कत आती है तो ये सोचो कि तुम्हारे घर का एक व्यक्ति, तुम्हारा भाई, पिताजी उस रैली में भी है। क्या गोली चलाने का आदेश दे दोगे? अब भारतीयों को अपना समझो। तुम भले ही बड़े अधिकारी बन जाओगे, लेकिन निर्णय तुम्हें अपने ही देश के लोगों पर, तुम्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भारतीयता विकसित नहीं करनी है। तुम्हें समझना होगा कि तुम जिन लोगों पर निर्णय ले रहे हो ना, वे तुम्हारे अपने लोग हैं। तुम कोई ब्रिटिशर्स तो नहीं हो, बाहर से बुलाई हुई फौज तो नहीं हो। तुम्हें समझना होगा कि ये देश भी तुम्हारा है, ये लोग भी तुम्हारे हैं और तुम्हें इन लोगों के लिए ही काम करना है। और लोकतंत्र में नाराजगी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर नाराजगी का इतना कठोर परिणाम, इसका मतलब कि आप अभी भी समझ नहीं पाए गए कि सरकार का दायित्व और जिम्मेदारियां क्या है। इसलिए बेस्ट निर्णय होना चाहिए था डी। अगर डी नहीं होता तो सी एक बार चुन सकते थे, लेकिन मैं दोनों ही निर्णयों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने जैसे कई बार देखा है कि कई बार जो सड़क पर पुलिस कर्मचारी होते हैं और जब जनता को रोकते हैं तो जनता के एग्रेशन में वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं। जनता ने भी प्रयास करना चाहिए कि एग्रेशन न करें और पुलिस ने भी प्रयास करना चाहिए कि जनता को हक है कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। तो ये चीजें आपको डेवलप करनी होगी। आप आईपीएस बन जाए या डीएम, लेकिन यदि आपके अंदर भारतीयता के गुण अच्छे नहीं है तो मेरे हिसाब से आपका पद बड़ा हो सकता है, लेकिन आप व्यक्ति तो छोटे ही रह जाएंगे जो एक देश को, अपने लोगों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने अंदर वो सिंघम मूवी देखकर मूर्खता का प्रदर्शन ना सोचे। वो केवल एक मूवी है जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर ये सोचकर बेल्ट निकाल रहा है और ये सोच रहा है कि वो पर्स और चीजें अपनी लाली को सौंपकर चौराहे पर पिटाई कर देगा। व्यक्ति या अपराधी कितना भी बड़ा हो, हमने कसाब जैसे बाहरी आतंकवादी को भी फांसी की सजा कानून की प्रक्रिया से दी और ऐसे मूर्खता का प्रदर्शन नहीं किया। तो वो मूवी में अच्छा लग सकता है, बट वो गधा है जो ऐसा एक्शन ले रहा है। मतलब वो इंस्पेक्टर तो नहीं है, वह केवल एक मूर्ख प्राणी है जिसके ऊपर वो वर्दी पहना दी गई है। तो ये सुनने में, देखने में अच्छा लग सकता है, ये मूवीज में अच्छा लग सकता है कि एक अभिनेता अपनी मांसपेशियों को दिखाने के लिए चौराहे पर ही पीट रहा है, लेकिन वो ठीक स्थिति नहीं है। तो कल हम देखेंगे इसमें प्रश्न, लेकिन एक तीसरा पॉइंट बस लिख दीजिए इसमें थ्योरी का। एक तीसरा पॉइंट थ्योरी का, निर्णय निर्माण में दबाव के प्रति, निर्णय निर्माण में दबाव के प्रति असंवेदनशीलता स्पष्ट करनी है। इन द डिसीजन मेकिंग, इन द डिसीजन मेकिंग शो द इनसेंसिटिविटी अबाउट प्रेशर
निर्णय निर्माण में दबाव के प्रति असंवेदनशीलता स्पष्ट करनी है। मतलब सीनियर आपको कोई गलत काम करने के लिए कहे, सीनियर आपसे कुछ अनैतिक कार्य करने के लिए कहे तो आप डरेंगे नहीं। आप दबाव से डरते नहीं हैं, आप प्रेशर के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन हैं, आप पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा आपको दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कि इस सिचुएशन में कोई नेता आपको फ़ोन लगाए, कोई मंत्री आपको फ़ोन लगाए कि नेता को विधानसभा में आने दो और आप कोई एक्शन ना लो, तो आप तो बिल्कुल जो एक्शन लेना है वही लोगे। हाँ, आप उनसे ये कहोगे कि महोदय आप हमें लिखित में भेज दीजिए, बाकी तो हम देख लेंगे। अगर लिखित आ जाए तो फिर तुम्हारा दायित्व ज़िम्मेदारी खत्म हो गई। फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही है, तो फिर आप वही करो जो फॉर्मली कहा गया। लेकिन इनफॉर्मल वे में कुछ भी कहा जाए, तो आप उस दबाव के प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे। मतलब ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा-सा भी नहीं घबराएँगे। इंटरव्यू बोर्ड ने कई बार आपको ऐसे दबाव के प्रति महसूस करवाएगा और जाँचेगा कि आप कितने ज़्यादा दबाव में डर जाते हैं, निर्णय बदल देते हैं। आपको ये उन्हें स्पष्ट करना होगा कि महोदय दबाव-वबाव तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है और मैं दबाव में आकर निर्णय नहीं बदलता हूँ। मतलब मैं दबाव के प्रति असंवेदनशील हूँ। मैं जो निर्णय लेना है या जो निर्णय सही है, वही निर्णय लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे सीनियर ने क्या कहा और क्या नहीं, क्योंकि अगर वो गलत कह रहे हैं और मुझे फॉर्मली आदेश नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन आदेशों का पालन भी नहीं कर सकता। हम कल इस चैप्टर के सवालों को देखेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। आइए थोड़ा एलसीएम एचसीएफ की शुरुआत कर लेते हैं और फिर आज डाउट भी लेने हैं हमें आधे घंटे। एलसीएम और एचसीएफ मैथमेटिक्स में आज एक बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एक सवाल आता ही है। लस और मस। तो लिखेंगे सबसे पहले एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। वैसे तो कक्षा 4 का टॉपिक है, लेकिन आज कुछ ऐसा पता चलेगा जो शायद आपने अपनी जिंदगी में अभी तक ना पढ़ा हो। तो पहले लिखेंगे परिभाषा, डेफिनेशन। छोटी से छोटी वह संख्या, छोटी से छोटी वह संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कॉमनली डिवाइड बाय द गिवन नंबर। छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित होती है। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। आइए समझना जरा। मान लीजिए कि मेरे पास 3 नंबर है, 12, 15 और 20। ये मेरे पास नंबर आए और मुझसे कहने लगे कि हमारे एलसीएम की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो मैंने कहा देखो भाई, कॉमन मल्टीप्लाई बताओ मुझे तुम्हारे, कॉमन मल्टीप्लाई। तो ये कहने लगे कि हमारे तीनों का कॉमन मल्टीप्लाई। कॉमन मल्टीप्लाई मतलब जैसे 12 के मल्टीप्लाई हमने निकाले तो कई सारे थे, 15 के मल्टीप्लाई निकाले तो कई सारे थे, 20 के मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा ये नहीं, मुझे कॉमन बताओ। तो उन्होंने कहा देखो हमारा कॉमन मल्टीप्लाई तो बहुत सारे हैं, 60, 120, 180, 240, ये सब बोले कॉमन मल्टीप्लाई। मैंने कहा कि कॉमन मल्टीप्लाई में सबसे छोटा कौन है? उन्होंने कहा 60। तो मैंने कहा तुम्हारे एलसीएम की राजगद्दी पर 60 बैठेगा। दैट मीन्स 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होगा, 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम वो नंबर होता है जो तीनों के कॉमन मल्टीप्लाई में आने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। या एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एबीसीडी का एलसीएम एन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन ए से, बी से, सी से, डी से या ई से डिवाइड होने की काबिलियत रखता है। अब सवाल है कि ये 12, 15, 20 को मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला, पर अगर हमें कोई एलसीएम पूछे 40, 42 और 45 का, तो क्या हर बार ऐसे मल्टीप्लाई निकालकर कॉमन करेंगे? तो नहीं। आइए देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 2 तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका देखने और सुनने का है कि कैसे इंडिविजुअल सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से हम एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। 2 से, 3 से, 7 से डिवाइड करेंगे। अब मैं 40 को लिख सकता हूं 40 को इनका मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 इंटू 5। 42 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 7 और 45 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो सभी लोग ध्यान से सुनना। जब हम ऐसे इंडिविजुअल सेपरेट करके एलसीएम निकालना चाहेंगे तो नियम ये कहता है कि एलसीएम में जो व्यक्ति कॉमन होगा उसमें बड़ी पावर को लिया जाएगा। दैट मीन्स 2 की पावर 3। जो व्यक्ति कॉमन होगा उसमें बड़ी पावर को लिया जाएगा। जहां पावर इक्वल होगी वहां तो इजी है कॉमन, और जो कॉमन नहीं है उसकी जितनी पावर होगी सब लिया जाएगा और इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा पहले 8 का मल्टीप्लाई करा करिए 5 के साथ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 2520 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, लेकिन हम इस तरीके का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम 40, 42, 45 को एक साथ लेकर सिंप्लीफाई कर देंगे, एक साथ सिंप्लीफाई कर देंगे। दैट मीन्स हम 2 से डिवाइड करेंगे,
तीनों को एक साथ जो डिवाइड नहीं होगा उसे एज इट इज लिख देंगे। फिर से 10, 21, 45। अगर एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे। 3 से एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करते चलेंगे तब तक जब तक कि सभी में 1 1 न आ जाए, और फिर इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो वही 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, तो 40 इंटू 63, 2520। हम कहेंगे कि एलसीएम होगा 2520। इसी तरीके को हमें याद भी रखना है और यूज करना है। बाकी ये तरीका भी आइडिया लगना चाहिए। कुछ पीसीएस वाले ऐसा डाटा देते हैं तो हमें एलसीएम निकालते आना चाहिए। तेजी से नोट करिएगा आप सभी लोग। क्या तरीका समझ में आ रहा है? जो लोग भयानक चेहरा बना रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि उस महान शख्स ने आखिर ऐसा क्या देख लिया कि उसका जीवन दुखी हो गया और वह ऐसे चेहरे बनाकर अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर हो गया। मैं उससे विनती करूंगा कि वो अपना समय बर्बाद न करे, तैयारी छोड़ दे, उससे ना हो पाएगा। दूसरा मेथड भी लिख दीजिएगा। मतलब ऐसी चीजों में भी भयानक चेहरे के इमोजी भेजते हो, मतलब इससे क्या होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, मैं बहुत इजी पढ़ाकर निकल जाऊंगा। अब आप लोग मुझे उत्तर बताएंगे। एलसीएम निकालकर कुछ छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 36, 30, 40 का एलसीएम, 28, 35, 36 का एलसीएम, 2 की पावर 2, 3, 3 का स्क्वायर 5, 2 क्यूब 3, 5 का स्क्वायर इंटू 11, ए स्क्वायर बी इंटू सी, बी स्क्वायर सी इंटू डी, सी स्क्वायर डी इंटू ई। आपको इन चारों प्रश्नों के एलसीएम बताने हैं। अभी सभी लोग हल करिए। थर्टी सिक्स, 30 और 40 चारों प्रश्नों के एलसीएम निकालिए। बताए जिनके चारों आ गए। 360, 1260, 360, 1260, 792। आइए देखते हैं। तो 36, 30, 40 एक साथ हम लेंगे। रवि पूरा मल्टीप्लाई करके बताना होगा। 18, 15, 20 कॉमा लगाते रहा करिए अगर आपको दिक्कत आती हो तो। 9, 15, 10, 9, 15, 5, 3, 5, 5, 1, 5, 5, 8 इंटू 5, 40 इंटू 9, 360। बढ़िया, पहले का तो आंसर आएगा 360, 360। दूसरे भाई 28, 35, 36, 14, 35, 18, 7, 35, 9, 7, सॉरी अब यहाँ 3 क्योंकि कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। 7, 35, 3, 7, 35, 3, 7, 7, 1 और तो 4 इंटू 5, 20, 20 इंटू 63, तो 1260। बहुत बढ़िया। तीसरे में तो डायरेक्ट ही दे दिया है, तो 2 की पावर लेंगे 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 11, तो 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 11, हमेशा पहले इसका मल्टीप्लाई। 99, 19800।
और लास्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी ई, ये एलसीएम होगा। तो अभी तक हमने सीखा एलसीएम की डेफिनेशन, हमने जाना एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर हमने प्रैक्टिस भी कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं हम, जो आपको बहुत अद्भुत सा नॉलेज देगी। राइट डाउन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम के अनुप्रयोग इन द लाइफ वेयर वी यूज द एलसीएम। अपनी जिंदगी में हम एलसीएम को कहां यूज करते हैं? भाई जिंदगी के 20 साल बिना एलसीएम के निकल गए, आगे के भी निकल जाते, तो आखिर यूपीएससी क्यों चाहती है कि आप एलसीएम सीखें? So where we use the LCM, which is called application of LCM. So write down, in the real life, we use the LCM for events together. घटनाओं को एक साथ करने का समय ज्ञात करने के लिए, for events together, events together. मान लीजिए कि हमने एक नया आइलैंड डिस्कवर किया है, एक नया द्वीप खोजा है, जहां हर दूसरे साल अर्थक्वेक आता है, हर तीसरे साल सुनामी आती है, हर चौथे साल यहां का वोल्केनो एक्टिव होता है। और हमसे कोई पूछे कि बताओ वो टाइम जब तीनों इवेंट्स, तीनों घटनाएं एक साथ होगी, तो मुझे याद आना चाहिए था कि इस चीज का आंसर देने की काबिलियत केवल इन तीनों के लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम में होगी। ऐसा कोई टाइम होगा जो 2 के मल्टीप्लाई में, 3 के मल्टीप्लाई में, 4 के मल्टीप्लाई में आएगा और वो तीनों इवेंट्स एक साथ होंगे। क्योंकि हर 2 साल में अगर अर्थक्वेक आता है तो दैट मींस 12वें साल भी अर्थक्वेक आएगा, 12वें साल भी सुनामी आएगी और 12वें साल भी वोल्केनो आएगा। तो हर 12वें साल में आफ्टर 12 इयर्स ऑल 3 इवेंट्स अकर टुगेदर। कई बार आप लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में सुना होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी मिनिमम होगी, उसी समय चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी भी मिनिमम होगी, तब उस समय इस दुनिया में सबसे हाई टाइड्स आएंगे। ये कैसे निकाला होगा किसी ने? एलसीएम से। एलसीएम हमारी हेल्प करता है इवेंट्स टुगेदर में। जैसे 2011 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि 3 पर्सन हैं जिनके स्टेप लेंथ, जिनके कदमों की लंबाई 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करें ताकि तीनों लोग अपने स्टेप लेंथ से एग्जैक्टली उस डिस्टेंस को कवर कर सके। ऐसा कोई डिस्टेंस कवर करना होगा जो तीनों से कॉमनली डिवाइड होता होगा। जैसे यूपीएससी ने पूछा था कि किसी स्कूल में हॉकी क्लब है जो हर 5वें दिन मीटिंग लेता है, क्रिकेट क्लब है जो हर 6वें दिन मीटिंग लेता है, फोटोग्राफी क्लब है जो हर 12वें दिन मीटिंग लेता है। ऐसा कोई टाइम होगा जब तीनों एक साथ मीटिंग करेंगे। तो हमसे पूछा गया था कि 180 डेज में ऐसी एक साथ मीटिंग कितनी बार होगी? हमें याद आना चाहिए था एग्जाम हॉल में ये सवाल एलसीएम का होगा। इस दुनिया में हमें एलसीएम की जरूरत उन जगहों पर पड़ती है जहां घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न पूछा जाता है। एग्जामिनर आस्क सच क्वेश्चन, ऑल इवेंट्स अकर टुगेदर इन हाउ मच टाइम? तो आपको याद आना चाहिए था कि वो सवाल केवल एलसीएम हल कर सकता था। तो अब आप लिखेंगे इवेंट्स टुगेदर के सवाल कौन कौन से बनते हैं जनरली। अभी हम सवाल हल नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल एक बेसिक आइडिया बता रहे हैं कि हमें जरूरत कहां कहां पड़ती है। तो लिखेंगे फॉर टोलिंग टुगेदर, टोलिंग टुगेदर घंटियों का एक साथ बजना, फॉर टोलिंग टुगेदर घंटियों का एक साथ बजना। मतलब आपको ऐसा लगे, सवाल आ जाए कि 4 घंटियां हैं, एक 40 सेकंड में आवाज देती है, एक 42 सेकंड में आवाज देती है, एक 45 सेकंड में आवाज देती है और एक 60 सेकंड में आवाज देती है। वो टाइम बताओ जब चारों घंटियां एक साथ बजेगी। फाइंड द टाइम इन विच ऑल द बेल्स टोल टुगेदर, जिसमें चारों टोल एक साथ बजेगी। आपको याद आना चाहिए था कि ये सवाल एलसीएम का होगा। तो टोलिंग टुगेदर के प्रश्न, शूटिंग टुगेदर गोलियों का एक साथ दागा जाना। कोई कहे कि 5 पर्सन है, एक व्यक्ति 4 सेकंड में शूट करता है, एक 6 सेकंड में, एक 7 सेकंड में, एक 8 सेकंड में, एक 9 सेकंड में। वो टाइम बताइए जब पांचों एक साथ शूट करेंगे। आपको याद आना चाहिए था कि सवाल एलसीएम का है। शूटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर मुलाकातों का एक साथ होना। कोई आपसे कहे कि एक क्लब है जो 5 दिन में मिलता है, एक 6 दिन में मिलता है, एक 7 दिन में मिलता है, तीनों एक साथ कब मिलेंगे? मीटिंग टुगेदर, एक साथ मुलाकातों का होना। टोलिंग टुगेदर, शूटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, घंटियों का एक साथ बजना, गोलियों का एक साथ दागना, एक साथ मुलाकातों का होना। एग्जाम हॉल में याद आना चाहिए था कि ये सवाल केवल एलसीएम ही हल कर सकता है। फर्स्ट मीटिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु पर वृत्ताकार पथ पर पहली मुलाकात, प्रारंभिक बिंदु पर वृत्ताकार पथ पर पहली मुलाकात। सपोज 3 पर्सन सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, एक 20 सेकंड में राउंड पूरा करता है, एक 30 सेकंड में राउंड पूरा करता है, एक 36 सेकंड में राउंड पूरा करता है। तीनों एक साथ मुलाकात फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब करेंगे? तुम्हें याद आना चाहिए था कि ये सवाल एलसीएम के अलावा कोई हल नहीं कर सकता है। तो आज तुम्हें ये पता चला कि आपकी जिंदगी में जहां भी घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न आता है वो केवल और केवल एलसीएम से ही हल हो सकता है, वो केवल और केवल एलसीएम ही हल कर सकता है। इवेंट्स टुगेदर, जहां भी प्रश्न आ जाए आपकी लाइफ में, अब मैंने बताया हो या न बताया हो, इवेंट्स टुगेदर, इवेंट्स टुगेदर के जितने भी प्रश्न आएंगे वे सभी के सभी आपको केवल और केवल एलसीएम से हल करने हैं, एलसीएम से ही हल करने होंगे। तो थ्योरी में अभी हमने बेसिक पॉइंट पढ़े हैं। हमने जाना कि एलसीएम किसे कहते हैं, हमने जाना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने जाना कि एलसीएम को कहां यूज किया जाता है। तो एलसीएम आपकी जिंदगी में हर उस जगह पर जरूरी होगा जहां आपको
इवेंट्स टुगेदर का प्रश्न हल करना होगा। तो अभी हम कल इसमें पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में भी ऐसी बेसिक बातें। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी हमने केवल थ्योरी पढ़ी है, फिर हम इसके एप्लीकेशन, क्वेश्चन सब कुछ पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, चार लोग मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हो, तो सभी सर्कुलर ट्रैक पर एक साथ कब मिलेंगे? तो ऐसा कोई टाइम होगा जब ये भी राउंड पूरा करके पहुंचा होगा, ये भी राउंड पूरा करके पहुंचा होगा और ये तीसरा भी राउंड पूरा करके पहुंचा होगा। मतलब ऐसा कोई टाइम होगा जब तीनों एक साथ पहुंचे होंगे। इसका पीडीएफ मैंने जरूर डाल दिया, लेकिन अभी आप इसे सॉल्व मत करना, अभी मैं सिखाऊंगा, 2 दिन लगेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया गया है। चौथा पॉइंट है फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। अब आइए डाउट देख लेते हैं जिन जिन लोगों के डाउट है, क्योंकि आज डाउट सेशन भी था।